मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऑफिसर्स गुरुकुल डिफेंस के इस प्रतिष्ठित मंच से मैं जीएस फैकल्टी विक्रम ठाकुर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे जियोग्राफी के टॉपिक वॉल्केनो ज्वालामुखी के संदर्भ में। टॉपिक को उस तरीके से डिजाइन किया गया है, हमने ये मान लिया है कि एक वह बच्चा है जिसे कुछ नहीं आता और एक वह व्यक्ति है जिसे बहुत कुछ आता है। तो दोनों ही लोगों को इससे लाभ हो, उसको ऐसा लगे कि हाँ टॉपिक पढ़ा है और हमें आनंद आया है। तो मैं एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि हमने टॉपिक को इस प्रकार डिजाइन किया है कि एक व्यक्ति ऐसा जिसे कुछ नहीं आता और एक व्यक्ति ऐसा जिसे बहुत कुछ आता है, दोनों ही इस टॉपिक से लाभान्वित हों। तो चलिए हम बात करते हैं जियोग्राफी के संदर्भ में। वॉल्केनो, अगर हम वॉल्केनो की बात करें तो सबसे पहले हमें समझना है कि वॉल्केनो क्या है। तो यहां हम बात करें वॉल्केनो तो ये कह रहा है वॉल्केनो रेफर्स टू द ओपनिंग और रप्चर विच इज रिलेटेड टू द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ एंड थ्रू विच हॉट गैस, लिक्विड, लावा, एस, वाटर, वेपर etc are released. Volcanic activity includes the process from the emergence of magma to its cooling down in various forms in the underground or inside it. हम इधर देखते हैं, ये कह रहा है ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से है। मतलब एक छिद्र होता है या कोई दरार होती है। कह रहा है ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है। इसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से मतलब इंटरनल पार्ट से होता है और जिसके माध्यम से तप्त गैस, तरल लावा, राख, जलवाष्प आदि का निर्गमन होता है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत मैग्मा के निकलने से लेकर धरातल या उसके अंदर विभिन्न रूपों में इसके ठंडा होने की प्रक्रिया शामिल होती है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा, हमने मोटा मोटा समझा कि ज्वालामुखी क्या होता है। नेक्स्ट आगे की बात करें हम, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें किसकी, वॉल्केनिक एक्टिविटी की, तो ये कह रहा है देयर आर टू फॉर्म्स। तो द प्रोसेस ऑफ मैग्मा कूलिंग एंड सॉलिडिफाइंग इन द अर्थ्स क्रस्ट below the surface which leads to the formation of internal topographies like batholith, phacolith, lopolith, sill and dike। ये हम समझेंगे आगे की स्लाइड्स में। हम ये समझेंगे कि बैथोलिथ क्या होता है, फैकोलिथ क्या होता है, लोपोलिथ क्या होता है, सिल एंड डाइक क्या होता है। बहुत बारी बहुत डिटेल में समझेंगे हम इनको। आई कह रहा है द सेकेंड इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस above the surface. The main ones are volcano, fissure flows, hot spring, geysers, fumaroles। आगे की बात समझें हम तो ये कह रहा है ज्वालामुखी क्रिया के दो रूप होते हैं। मतलब ज्वालामुखी जो क्रिया होती है उसके दो रूप होते हैं। यथा धरातल के नीचे भूगर्भ में मैग्मा के शीतल होकर जमने की प्रक्रिया। जब मैग्मा शीतल हो जाता है तो नीचे जमने की जो प्रक्रिया है, ये कह रहा है जिससे बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल तथा डाइक स्वरूप की अंतः स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। दूसरे में धरातल के ऊपर घटित होने वाली क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इनमें प्रमुख हैं एक ज्वालामुखी, धरातलीय प्रवाह, गर्म जल के स्रोत, गेसर और धुआंरे। मतलब समझ में आ गया होगा आपको, ये कहना चाह रहा है कि जब मैग्मा निकल के आता है तो कुछ मैग्मा नीचे ही इंटरनल पार्ट में ही जम जाता है और कुछ मैग्मा ऊपर मतलब धरातल पर आ जाता है। तो जो नीचे मैग्मा जम जाता है उससे कुछ फॉर्मेशन होता है और जब मैग्मा ऊपर आ जाता है तो उससे भी कुछ फॉर्मेशन होता है। आगे की बात करते हैं हम। आगे क्या कह रहा है, आई कह रहा है द सब्सटेंसेस, मतलब ये कह रहा है सब्सटेंसेस एमिटेड फ्रॉम ए वॉल्केनो, कि एक वॉल्केनो से क्या क्या निकलता है। द सब्सटेंसेस एमिटेड फ्रॉम ए वॉल्केनो आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल गैस एंड वाटर वेपर,
during volcanic eruption, gases and water vapor come out first. The amount of water vapor in it is the highest, 60 to 90%. Other gases include CO2, nitrogen, hydrogen, hydrogen chloride, carbon monoxide, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हीलियम एंड सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब जब एक ज्वालामुखी क्रिया होती है तो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान ये सारी चीजें क्या होती हैं, निकलती हैं, निकल करके आती हैं। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। जो ज्वालामुखी से निकलने वाली चीजें हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यथा गैस तथा जलवाष्प। सबसे पहला क्या होता है, गैस और जलवाष्प। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैसें एवं जलवाष्प बाहर आते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक, ये ध्यान रखने योग्य बात है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान सबसे ज्यादा क्या निकलता है, तो ये कह रहा है कि मात्रा सर्वाधिक 60 to 90% होती है। अन्य गैसों में CO2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हीलियम एवं सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख होती हैं। मतलब ये सब जो गैसें हैं निकल करके आती हैं। ये कई बार एग्जाम में ये ऐसे भी पूछ लिया गया है कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निम्न में से क्या गैस निकलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे की बात करें हम, तो सब्सटेंसेस एमिटेड फ्रॉम ए वोल्केनो की बात हो रही है। तो सेकंड, फ्रेगमेंटेड मटेरियल, इट इंक्लूड्स पीसेस ऑफ रॉक मेड ऑफ डस्ट एंड एस, जिसे टफ बोलते हैं। पी साइज्ड पीसेस लैपिली बोलते हैं जिसे। लार्ज पीसेस ऑफ रॉक कॉल्ड बॉम्ब्स बोलते हैं जिसे। विद डायमीटर्स रेंजिंग फ्रॉम ए फ्यू इंचेस टू सेवरल फीट, रिलेटिवली लार्ज एंगुलर पीसेस कॉल्ड ब्रेसिया कम आउट ऑन द सरफेस। इसी को हम यहां समझें तो क्या है, विखंडित पदार्थ, फ्रेगमेंटेड मटेरियल, विखंडित पदार्थ। इसमें धूल, राख से बने चट्टानी टुकड़े जिन्हें टफ बोला जाता है। मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े जिन्हें लेपिली बोला जाता है। कुछ इंच से लेकर के कई फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े जिन्हें बॉम्ब कहा जाता है। कोणाकृत अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े ब्रेसिया आदि बाहर निकलते हैं। ये आईएएस परीक्षा में पूछ लिया गया है कि जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निम्न में से ये क्या क्या फॉर्मेशन होता है, जैसे टफ हो गया, लेपिली, बॉम्ब। तो ध्यान रखने योग्य बात है कि टफ क्या होता है, लेपिली क्या होता है, बॉम्ब क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे की बात करें हम, तो आगे कह रहा है वही अभी हमारा कि सब्सटेंसेस एमिटेड फ्रॉम ए वोल्केनो, कि जो वोल्केनो होता है उससे क्या क्या पदार्थ निकलते हैं। तो तीसरा होता है लावा। ये कह रहा है द लिक्विड प्रेजेंट इन द अर्थ एट द टाइम ऑफ वोल्केनिक eruption is called magma. When magma is released on the surface, it is called lava. After the lava cools down on the surface, it takes the form of igneous rock. On the basis of silica, lava is of 2 types as. समझते हैं इसको, इसका हिंदी रूपांतरण देखते हैं हम कि लावा, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। मतलब क्या है, मतलब यह है कि जब लावा निकल के आता है धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर, तो उससे पहले लावा कहीं स्थित तो रहता होगा। तो कहां रहता है, इंटरनल पार्ट में। कहां, पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में। और जब वह इंटरनल पार्ट में रहता है तो उसे क्या बोला जाता है, मैग्मा। क्या बोला जाता है, मैग्मा। जब मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है, मतलब निकल के आता है, तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है, तब उसे क्या बोला जाता है, लावा। मतलब जब इंटरनल पार्ट में वह रह रहा होता है तब उसे मैग्मा कह रहे हैं, और जब वह बाहर निकल आया तब वो क्या हो गया, लावा। धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद वह आग्नेय चट्टान की उपमा धारण करता है। मतलब जब लावा निकल के आता है ऊपर पृथ्वी पर तो उसे क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स। आई कह रहा है सिलिका के आधार पर लावा 2 प्रकार का होता है। मतलब लावा में सिलिका होती है, और जो सिलिका के आधार पर अगर हम लावा की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ना, 2 भाग होते हैं इसके, 2 पार्ट होते हैं। तो एक होता है एसिड लावा, तो हम यहाँ एसिड लावा की बात करें, एसिड एंड बेसिक लावा दोनों की बात कर लेते हैं। तो एसिड लावा
It is very thick and sticky in which the amount of silica is high. Hence, it does not spread far on the surface but forms a dome-shaped cone around the crater. For example, Stromboli, Italy and Pied de Dome, France. दो ज्वालामुखियों के उदाहरण हैं ये। स्ट्राम्बोली इटली में है और पाइडेडोम फ्रांस में ज्वालामुखी है ना। बेसिक लावा ये कह रहा है इट इज लाइट थिन क्विकली प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस एंड कंटेन्स लेस सिलिका। बेसिकली इट फॉर्म्स ए फ्लैट और सील्ड कॉन। फॉर एग्जाम्पल मोनालोआ कॉन, हवाई आइलैंड। इट शुड बी नोटेड दैट एट present magma, lava and igneous rocks have been classified on the basis of chemical and mineral composition as। इसका हिंदी रूपांतरण देखें तो एसिड लावा की बात करें हम तो ये कह रहा है यह अत्यंत गाढ़ा तथा चिपचिपा होता है, बहुत गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है, जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। अतः यह धरातल पर दूर तक न फैलकर क्रेटर के आसपास गुंबदाकार शंकु का निर्माण करता है। किसके पास? क्रेटर के पास। ये क्रेटर क्या है? तो जब ज्वालामुखी निकल के आता है, तो ज्वालामुखी निकलने के समय जिस क्षेत्र में सबसे पहले ज्वालामुखी का उद्गार होता है उस पार्ट को क्रेटर कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्रेटर, दैट इज क्रेटर। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि वो ये जो एसिड लावा होता है ये गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है। अब जब गाढ़ा होगा तो क्रेटर के आसपास ही तो फैलेगा ये। नेक्स्ट, जैसे स्ट्राम्बोली इटली एवं पाइडीडोम फ्रांस, दो अगर हम ज्वालामुखियों की बात करें तो हमारे पास उदाहरण है स्ट्राम्बोली इटली में और पाइडीडोम फ्रांस में, जहां पर लावा जो है ना वो किसके? क्रेटर के आसपास ही जमा है। कहां पर जमा है? क्रेटर के आसपास ही जम गया है। बी, बेसिक लावा, ये कह रहा है यह हल्का पतला धरातल पर शीघ्रता से उत्पाद वाला एवं कम सिलिका युक्त लावा होता है। मूलतः इसमें चपटा या सील्ड शंकु का निर्माण होता है, जैसे मोनालोआ शंकु। हवाई द्वीप सनद रहे कि वर्तमान समय में मैग्मा, लावा तथा आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण रासायनिक एवं खनिज संगठन के आधार पर किया गया है। ये कहना चाह रहा है कि जो बेसिक लावा होता है ना, ये बेसिक लावा दूर दूर तक फैलता है। भाई जाहिर सी बात है, जब वो गाढ़ा नहीं होगा तो वो दूर तक जाएगा ना, क्रेटर से दूर तक जाएगा। नेक्स्ट, आगे की बात करें हम तो यहां बात हो रही है फेल्सिक, मैफिक और अल्ट्रा मैफिक लावा की। फेल्सिक, मैफिक, अल्ट्रा मैफिक लावा। तो अगर हम फेल्सिक लावा की बात करें तो इट कंटेन्स एन एबुंडेंस ऑफ सिलिका, डोमिनेटेड मिनरल्स लाइक क्वार्ट्ज एंड फेल्सफार विच आर लाइट इन कलर। अगर मैफिक की बात करें हम तो कह रहा है द मिनरल्स ऑफ दिस ग्रुप आर डोमिनेटेड बाय मैग्नीशियम एंड आयरन एंड रिलेटिवली deficient in silica which are dark in color. For example, pyroxenes, amphiboles and olivine etc. और यदि हम बात करें अल्ट्रामैफिक की तो कह रहा है अल्ट्रामैफिक मिनरल्स विद इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ फेल्सिक एंड मैफिक आर कॉल्ड अल्ट्रामैफिक। दे कंटेन more amount of silicon and aluminum. It is known that under felsic, ultramafic and mafic, granite, diorite and grambo are example of endogenous lava, and rhyolite and andesite and basalt are examples of exogenous lava respectively. समझते हैं, इसका हिंदी रूपांतरण देखते हैं। तो पहला क्या है? फेल्सिक लावा। इसमें सिलिका प्रधान खनिज क्वार्ट्ज तथा फेल्सफार की अधिकता होती है जो रंग में हल्के होते हैं। सेकंड की बात करें मैफिक, इस समूह के खनिज में मैग्नीशियम व लौह तत्व की प्रधानता तथा सिलिका की अपेक्षाकृत न्यूनता होती है जो रंग में गहरे होते हैं, जैसे पायरोक्सिस, एम्फीबोल्स तथा ऑल्विन आदि। अल्ट्रामैफिक, तो ये कह रहा है फेल्सिक व मैफिक के मध्यस्थ गुणों वाले खनिजों को अल्ट्रामैफिक कहा जाता है। इनमें सिलिका व एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। ज्ञातव्य है कि फेल्सिक, अल्ट्रामैफिक एवं मैफिक के अंतर्गत क्रमशः ग्रेनाइट,
डायोराइट व ग्रेवो अंतर्जात लावा के, मतलब अंतर्जात मतलब इंटरनल, और रायोलाइट, एंडेसाइट एवं बेसाल्ट क्रमशः बहिर्जात लावा के उदाहरण हैं। ये मतलब बहिर्जात मतलब ऊपर जो जमता है उसके उदाहरण है। किसके? धरातल के ऊपर क्रेटर के आसपास जमता है वहां, ये बहिर्जात लावा का उदाहरण है। आगे यहां एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, मड वॉल्केनो, मड ज्वालामुखी ना, ये कई बार परीक्षा में आया हुआ है, ये भी समझ लेते हैं हम, ठीक है। मड वॉल्केनो, तो ये कह रहा है मड वॉल्केनोज आर नेचुरल फॉर्मेशन फ्रॉम विच टेरेस्ट्रियल गैसेस एंड लिक्विड्स लाइक मड लाइक silt are emitted. Mud volcanoes are mostly found in or around the subduction zone separating the tectonic plates on earth. They have been found in many countries of the world including USA, Canada, Taiwan, Italy, Iran, Pakistan, Romania, China, Japan, Indonesia and Colombia. But the India, they are found only on the आइलैंड नेम बाराटांग इन द अंडमान ग्रुप। यह ध्यान देने योग्य बात है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में कोई मड ज्वालामुखी है, तो मड ज्वालामुखी मतलब मड वोल्केनो, वो भारत में कहां है? बाराटांग द्वीप में, उसे बाराटांग वोल्केनो भी कहते हैं, बाराटांग। इट इज वर्थ नोटिंग दैट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मड वोल्केनो लूसी इज इन इंडोनेशिया। लूसी इंडोनेशिया में लार्जेस्ट मड वोल्केनो है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है मड वोल्केनो ऐसी प्राकृतिक रचना है जिनमें से भू उत्सर्जित गैसों और कीचड़नुमा गाद जैसे तरल पदार्थों का उत्सर्जन होता है। क्या निकलता है? कीचड़नुमा गाद जैसे तरल पदार्थों का उत्सर्जन होता है। मतलब यहां से क्या निकलता है? कीचड़, होली होती है, होली। मड वोल्केनो पृथ्वी पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों का अलग करने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों सबडक्शन में या ज्यादातर इसके आसपास पाए जाते हैं। मतलब वैसे एक अलग टॉपिक है प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स। मैं जब प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट्स पढ़ा रहा हूं तो पूरी बात बताऊंगा आपको ना कि प्लेट्स जो है ना वो कैसे क्या करती हैं, कैसे चलती फिरती हैं, क्या उनका होता है सिस्टम ना। फिर भी हमारा जो संसार है, हमारी जो पृथ्वी है, ये प्लेट्स पर क्या है? स्थित है। कुछ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं और कुछ ओशियनिक प्लेट्स होती हैं। मतलब कुछ समुद्री प्लेट होती हैं और कुछ महाद्वीपीय प्लेट होती हैं। ये कह रहा है कि जहां पर समुद्री प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट मतलब कॉन्टिनेंट प्लेट और क्या ओशियनिक प्लेट, दोनों जहां पर क्या हो रही होती हैं? जुड़ रही होती हैं या हट रही होती हैं। सबडक्शन जोन जहां बन रहा होता है, मतलब जहां पर एक जोड़ बन रहा होता है, उस स्थान पर मड वोल्केनो ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। यूएसए, कनाडा, ताइवान, इटली, ईरान, पाकिस्तान, रोमानिया, चीन, जापान, इंडोनेशिया, कोलंबिया सहित ये विश्व के अनेक देशों में पाए गए हैं, परंतु ये भारत के सिर्फ अंडमान समूह के बाराटांग नामक द्वीप में पाए जाते हैं। ज्ञातव्य है कि विश्व का सबसे बड़ा मड वोल्केनो लूसी इंडोनेशिया में। दोनों बातों को याद कर लेना, याद रख लेना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि भारत का एक मड वोल्केनो बता दीजिए तो बाराटांग, और दुनिया का सबसे बड़ा मड वोल्केनो बता दीजिए तो लूसी। कहां पर है ये? इंडोनेशिया में। कहां पर है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट आगे की बात करें हम तो ये कह रहा है पार्ट्स ऑफ ए वोल्केनो, पार्ट्स ऑफ ए वोल्केनो। ये कह रहा है पार्ट्स ऑफ ए वोल्केनो व्हेन लावा स्टार्ट्स एक्युमुलेटिंग अराउंड द volcanic vent, a volcanic cone is formed. When the accumulation increase, the cone becomes very big and takes the form of a mountain. This type of cone is called a volcanic mountain. There is a hole almost in the middle of this mountain which is called a volcanic vent. This hole is connected to the underground below the surface through a thin tube. This tube is called a volcanic pipe. When the vent of the volcano expands, it is called a volcanic crater. When the volcano expands excessively due to pressure or other reasons, it is called caldera. क्या बोलते हैं इसको? caldera.
समझते हैं ढंग से, तरीके से। कह रहे ज्वालामुखी के अंग, लावा जब ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ क्रमशः जमा होने लगता है तो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। जाहिर सी बात है कि जब जब अंदर से कोई माल निकल के आएगा, लावा निकल के आएगा और जो आसपास जमेगा तो शंकु बनेगा ना, कौन, शंकु। जब जमाव अधिक हो जाता है तो शंकु काफी बड़ा हो जाता है तथा पर्वत का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार के शंकु को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इस पर्वत के ऊपर लगभग बीच में एक छिद्र होता है जिसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी छिद्र। इस छिद्र का धरातल के नीचे भूगर्भ से संबंध एक पतली नली से होता है। इस नली को ज्वालामुखी नली कहते हैं। जब ज्वालामुखी का छिद्र विस्तृत हो जाता है तो उसे ज्वालामुखी का मुख कहते हैं, वॉल्केनिक क्रेटर। जब धसाव या अन्य कारण से ज्वालामुखी का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहते हैं। तब उसे क्या बोलते हैं? काल्डेरा। और विस्तार से भी समझेंगे हम इन सब चीजों को आगे। नेक्स्ट आगे की बात करें हम, टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, मतलब जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं या क्या प्रकार होते हैं उसके, हम ये समझेंगे ना, ज्वालामुखी के प्रकार। तो वॉल्केनोज बेस्ड ऑन एक्टिविटी, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। किसके आधार पर? सक्रियता के आधार पर। किसके? सक्रियता के आधार पर। आगे वॉल्केनो बेस्ड ऑन इरप्शन, ये कह रहा है उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी। किसके आधार पर? उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी। तो ये कह रहा है सेंट्रल इरप्शन और फिजर इरप्शन, केंद्रीय उद्भेदन और दरारी उद्भेदन, ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी? एक्टिव वॉल्केनो की, सक्रिय ज्वालामुखी की। तो ये कह रहा है सच वॉल्केनोज फ्रॉम whose माउथ डस्ट स्मोक वेपोर गैसेस as rocks lava etc keep coming out are called active volcanoes. At present their number is more than 500. The only active volcano in India is in Barren Island of Andaman Nicobar Islands. Some of the major active volcanoes of the world are as follows. For example, Hawaii Island USA, Papua New Guinea, Langela and बागाना, इंडोनेशिया, समेरू, जावा, मेरापी, मोस्ट एक्टिव है ये, मेरापी मोस्ट एक्टिव, दुकानो, तान्ना आइलैंड, वनुआतू, यासुर एक्टिव सिंस लास्ट 800 ईयर्स। यासुर जो है वो कितने वर्षों से एक्टिव है? 800 वर्षों से। आगे सिसिली आइलैंड, माउंट एटना, लिपारी आइलैंड, स्ट्राम्बोली, इक्वेडोर, कोटापेक्सी, अंडमान निकोबार में बैरेन आइलैंड, हवाईयन आइलैंड में मोनालोआ, अर्जेंटीना में ओजोस डेल सालाडो ऑन द बॉर्डर ऑफ चिली, अंटार्कटिका में माउंट इरेबस ऑन रॉस आइलैंड। अंटार्कटिका में क्या? माउंट इरेबस कहां पर है? रॉस आइलैंड में। ये कह रहा है ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से सदैव धूल, धुआं, बाष्प, गैस, राख, चट्टान खंड, लावा आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। अगर वर्तमान में इनकी संख्या 500 से अधिक है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में है। कहां पर है ये? बैरन द्वीप में। विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी निम्न हैं, यथा क्या क्या? हवाई द्वीप किलायू, पापुआ न्यू गिनी में लांगला एवं बागाना, इंडोनेशिया समेरू, जावा, मेरापी सर्वाधिक सक्रिय, दुकानो, तान्ना द्वीप, वनुआतू, यासुर विगत 800 वर्षों से सक्रिय है ये, सिसिली द्वीप का माउंट एटना, लिपारी द्वीप का स्ट्राम्बोली, इक्वेडोर का कोटापेक्सी, अंडमान निकोबार के अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप में। ध्यान रखना है एक्टिव वोल्केनो भारत में कहां है? अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप में। हवाई द्वीप का मोनालोआ, अर्जेंटीना चिली की सीमा पर स्थित ओजोल डेल सालाडो और अंटार्कटिका रॉस द्वीप पर स्थित माउंट इरेबस। अंटार्कटिका में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ना। वैसे आगे और बताऊंगा मैं, और भी बात करेंगे हम आगे की बात करें हम तो कह रहा है डोरमेंट वोल्केनो। उधर हमने किसकी बात की? एक्टिव वोल्केनो की। अब हम बात किसकी करेंगे? डोरमेंट वोल्केनो मतलब प्रसुप्त ज्वालामुखी।
तो ये कह रहा है सच वॉल्केनोज विच हैव नॉट इरप्टेड इन द recent past but can erupt anytime are known as dormant volcanoes. For example, Vesuvius इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी, फ्यूजियामा जापान का फ्यूजियामा, इंडोनेशिया का क्राकाटाओ, नारकोंडम आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार का नारकोंडम ज्वालामुखी कैसा है ये? डोरमेंट। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, मतलब बहुत रीसेंट टाइम में, मतलब अगर हम रीसेंट टाइम की बात करें तो उनमें इरप्शन नहीं हुआ है, लेकिन जिनमें कभी भी उद्गार हो सकता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी की संज्ञा से जाने जाते, मतलब सोई हुई अवस्था में वो प्रसुप्त हैं, सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं वो। इटली का वेसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, इंडोनेशिया का क्राकाटाओ, अंडमान निकोबार का नारकोंडम। ठीक है ना, ये सब किसके उदाहरण है? प्रसुप्त ज्वालामुखी की। आगे बात करें हम एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, शांत ज्वालामुखी। शांत तो है, उनमें कुछ नहीं है ना। तो ये कह रहा है ए वॉल्केनो दैट हैज नॉट इरप्टेड सिंस हिस्टोरिकल टाइम्स एंड विच इज नॉट लाइकली टू इरप्ट अगेन। फॉर एग्जाम्पल, ईरान का देवबंद, पाकिस्तान का कोह सुल्तान, म्यांमार का माउंट पोपा, तंजानिया का किलिमंजारो, इक्वेडोर का चिम्बेराजो, एंडीज माउंटेन रेंज, एंकाकागुआ। वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है, जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं है, बहुत पुराने समय से उनमें से कुछ भी इरप्टेड नहीं हुआ है, निकला ही नहीं है, और आगे भी अब उनमें से कोई संभावना नहीं है कि कुछ भी माल नीचे से निकल के आएगा। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं? शांत ज्वालामुखी। तो ये कह रहा है ईरान का देवबंद, पाकिस्तान का कोह सुल्तान, म्यांमार का माउंट पोपा, तंजानिया का किलिमंजारो, इक्वेडोर का चिम्बराजो, एंडीज पर्वत का क्या? एकांकागुआ। ये ज्वालामुखी कैसे हैं साहब? शांत ज्वालामुखी। कैसे हैं? शांत ज्वालामुखी। ठीक है ना, अब इनमें कुछ भी नहीं है। लोग यहाँ पे पर्यटन करने जाते हैं, आनंद लेने जाते हैं, घूमने, टूरिज्म के लिए जाते हैं ना। नेक्स्ट, ये कह रहा था हाईएस्ट वॉल्केनो पीक्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। अगर दुनिया में हम बात करें तो हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक्स कहां पर? महाद्वीपों में ना, कॉन्टिनेंट्स। तो यहां पीक्स हैं और यहां कॉन्टिनेंट है ना, ये चोटियां हैं और ये क्या है? महाद्वीप हैं। और ये माउंट रेंज की बात कर रहा है, फिर कंट्री की बात कर रहा है। ठीक है ना, किस कंट्री में? तो ओजोस डेल सालाडो साउथ अमेरिका में है, एंडीज पर्वत श्रृंखला पर है, या चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। ये किस पर है? चिली या अर्जेंटीना की सीमा पर। आगे किलिमंजारो अफ्रीका, और ये किसमें? माउंट रेंज क्या है? किलिमंजारो ही है। और तंजानिया, मतलब ये तंजानिया देश में स्थित है। कौन से देश में? तंजानिया देश में ना। आगे एल्ब्रुस, ये यूरोप में, यूरोप कॉन्टिनेंट में काकेकस पर्वत श्रेणी पर है, और रसिया देश में ना, रसिया कंट्री में है ये ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लेना, बेहतरीन से नोट्स बनाना। ठीक है, बढ़िया नोट्स बनाना, बेहतरीन। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम। पिको डी ओरिजाबा नॉर्थ अमेरिका में है ये, और ये क्या है? ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट में, और देश कौन सा है? मैक्सिको देश है। ठीक है, नेक्स्ट, देवबंद कहां पर पड़ता है? एशिया में, और एल्ब्रुज माउंट रेंज पर है ये, और कहां पर है? ईरान में। ये कहां पर? ईरान में। ठीक है, नेक्स्ट आगे की बात करें हम तो माउंट गिलुवे कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में। सदर्न हाईलैंड, क्या? सदर्न हाईलैंड, और ये क्या कह रहा है? पापुआ न्यू गिनी। ठीक है ना, पापुआ न्यू गिनी में स्थित है ये। माउंट सिडली अंटार्कटिका एग्जीक्यूटिव कमिटी कैटेगरी, और कहां पर है? गिनिया में ना। और ये ध्यान रखना है आपको, बेहतरीन नोट्स बना लेने ना, लिख करके बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि टॉपिक को डिजाइन इस प्रकार से किया गया है कि आपको लाभ हो, और उस तरीके से लाभ हो कि किसी भी एग्जाम में बैठे आपके क्वेश्चन बस आनंद आ जाए आपको ना, मजा आ जाए, बस इतना सोच करके ये टॉपिक डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट आगे की बात करें हम, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज, या दुनिया में हम ज्वालामुखियों के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मतलब इसके बंटवारे की बात करें, तो ये कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो इन द विसिनिटी ऑफ प्लेट बाउंड्रीज is the most accepted concept at present globally. Most of the active volcanoes are associated with plate boundaries
about 15% of volcanoes are formed along constructive plate boundaries and 18% are found along destructive plate boundaries. Apart from these, some volcanoes also erupt in the inner part of the plate, intraplate region. For एग्जाम्पल आगे देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये क्या कर रहा है, प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर प्लेट किनारों के परिवेश में ज्वालामुखियों के क्षेत्र। यहां बात समझिए, एक टॉपिक है अलग से, क्या, प्लेट टेक्टोनिक्स, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा एक टॉपिक ना, वो पूरा एक टॉपिक है, मजा आएगा उस टॉपिक को पढ़ने में, वेट कीजिएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से मैं सारे टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। और एजुकेशन इंडस्ट्री में जितने भी संस्थान काम कर रहे हैं वो सब एमसीक्यू टाइप या पीवाईक्यू टाइप क्या करवाए जा रहे हैं, वो केवल क्वेश्चंस को करवाए जा रहे हैं, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन तब आएगा ना बच्चे पे जब उसे टॉपिक के बारे में पता हो, उसे टॉपिक को उसने अच्छे से पढ़ा हो। तो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं और इसीलिए पढ़ा रहे हैं, इस उद्देश्य के साथ पढ़ा रहे हैं कि आपको एक ऐसी नॉलेज मिल जाए जिसकी आपके जीवन में बहुत जरूरत हो, ठीक है ना। तो उस तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है। तो किनारों के परिवेश में ज्वालामुखियों के क्षेत्र के वितरण वर्तमान समय में सर्वाधिक मान्य संकल्पना है। विश्व स्तर पर अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्लेट की सीमाओं के साथ संबंधित हैं। लगभग 15% ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे तथा 80% विनाशी प्लेट किनारों के सहारे पाए जाते हैं। मतलब जो 15% ज्वालामुखी हैं वो किसके, रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे पाए जाते हैं। अब रचनात्मक प्लेट किनारा क्या होता है, ये जब प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे ना हम तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और 18% विनाशी प्लेट किनारों के सहारे पाए जाते हैं। इनके अलावा कुछ ज्वालामुखी का उद्भेदन प्लेट के आंतरिक भाग, इनर प्लेट रीजन में भी होता है ना। कैसे होता है ये हम जब पढ़ रहे होंगे प्लेट टेक्टोनिक्स तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे ना। मैं बार बार जोर दे रहा हूं प्लेट टेक्टोनिक्स पर, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा टॉपिक है। प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ने से हमारे दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होते हैं, ज्वालामुखी मतलब वोल्केनो और अर्थक्वेक मतलब भूकंप, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये कह रहा है परिप्रशांत महासागरीय मेखला, सरकम पैसिफिक बेल्ट, सरकम पैसिफिक बेल्ट, ये कह रहा है सरकम पैसिफिक बेल्ट, ए लार्ज नंबर ऑफ वोल्केनोज are found on the island located in the Pacific Ocean and in the coastal areas around it. Here, volcanoes are found along the destructive plate, as about 2/3 of the world volcanoes are found along both the coastal parts of the Pacific Ocean island arc and oceanic islands. This is called the fire ring of the Pacific Ocean. This belt starts from a Mount Erebus of Antarctica and follows the Andes mountain range of South America and the Rocky mountain range of North America and passes through Alaska, eastern Russia, Japan, Philippines, etc. island and meets द मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ठीक से समझते हैं। ये कह रहा है परिप्रशांत महासागरीय मेखला, सरकम पैसिफिक बेल्ट, प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों और उसके चारों ओर तटीय भाग में ज्वालामुखियों की संख्या अत्यधिक पाई जाती है। यहां विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखी मिलते हैं। विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 पार्ट, 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों तथा द्वीपों, चापों तो समुद्री द्वीपों के सहारे पाया जाता है। इसे प्रशांत महासागर का अग्निवलय, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशियन कहते हैं। यह पेटी अंटार्कटिका के माउंट एरेबस से शुरू होकर दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला व उत्तर अमेरिका के रॉकीज पर्वतमाला के अनुसरण करते हुए अलास्का, पूर्वी रूस, जापान, फिलीपींस आदि द्वीपों से होते हुए मध्य महाद्वीपीय पेटी में क्या हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है ना। इसको हम इस मैप के माध्यम से समझते हैं। ये कह रहा है कि जितने भी महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों के सहारे कौन सा, ओशियनिक जो प्लेट है ना, ओशियनिक मतलब ये जो समुद्री प्लेट है, ये समुद्री प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट यहां पर मिलती है ना, तो उनके सहारे ये पूरा जो पार्ट है ना, ये वाला पूरा पार्ट, तो यहां पे क्या मिलते हैं हमें,
ये सब ज्वालामुखी मिलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। तो आपसे पूछा जाए कि रिंग ऑफ फायर क्या है, तो ये किससे संबंधित है, ज्वालामुखियों से संबंधित। ठीक है, परे प्रशांत महासागरीय मेखला, सरकम पैसिफिक बेल्ट। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। कुछ ज्वालामुखी हैं दुनिया में जिनको जान लेना बहुत जरूरी है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना बेहतरीन सा, और स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना और कहीं एक बढ़िया सा मैप लेना, उसमें चढ़ा लेना। ठीक है ना, तो दुनिया में जो ज्वालामुखी हैं वो यहां से आपके और अच्छे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो मैं अलग हट जा रहा हूं वीडियो से, तो आप देख लेना और इसके स्क्रीनशॉट ले लेना बेहतरीन सा बढ़िया सा। ठीक है, नेक्स्ट आगे की बात करें हम, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज ऑफ दिस बेल्ट अकर along the destructive plate edge because the Eurasian plate and the African and Indian plate converge. It is spread from east to west along the new folded mountains in the central parts of the Eurasian continent. It starts from Iceland and goes through Scotland towards Mount Cameroon in Africa. It gets divided into two branches at the Canary Islands, one towards the west and the other towards the east. The eastward branch goes to Indonesia via Spain, Italy, Sicily, Turkey, Caucasus, Armenia, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Myanmar, Malaysia. Apart from this, a chain extends to the Great Rift Valley of Africa through the Jordan Rift Valley and the Red Sea in Arabia. The westward branch goes from the Canary Islands to the Western Islands. Many extinct volcanoes are found in the Rhine Rift Valley of Europe. इस मेखला के अधिकांश ज्वालामुखी विनाशी प्लेट किनारों के सहारे आते हैं, क्योंकि यूरेशियन प्लेट तथा अफ्रीकन एवं इंडियन प्लेट का अभिसरण होता है। प्लेट टेक्टोनिक्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम, है ना, कि अभिसरण क्या होता है, कन्वर्जेंस क्या होता है ना, अभिसरण होता है। यह यूरेशिया इंडियन प्लेट का अभिसरण होता है। यह यूरेशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में नवीन वलित पर्वतों के सहारे पूर्व से पश्चिम को फैली हुई, यह आइसलैंड से प्रारंभ होकर स्कॉटलैंड होती हुई अफ्रीका के कैमरून पर्वत की ओर जाती है। कनारी द्वीप पर इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं, एक पश्चिम की ओर और दूसरी पूर्व की ओर। पूर्व की ओर वाली शाखा स्पेन, इटली, सिसिली, तुर्की, काकेशिया, आर्मेनिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, म्यांमार और मलेशिया होती हुई इंडोनेशिया तक चली जाती है। इसके अतिरिक्त अरब में जॉर्डन की भ्रंश घाटी व लाल सागर होती हुई एक श्रृंखला अफ्रीका की विशाल भ्रंश घाटी तक फैली हुई है। पश्चिम की ओर वाली शाखा कनारी द्वीप से पश्चिमी द्वीप तक जाती है। यूरोप की राइन भ्रंश घाटी में अनेक विलुप्त ज्वालामुखी पाए जाते हैं। देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप कहेंगे सर इतना डेप्थ क्यों पढ़ा रहे हो, इतना गहराई में क्यों जा रहे हो। जब आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। सरकारी नौकरी का मतलब है कि ऐसी फेयर लवली क्रीम लग जाना चेहरे पर जिसके बाद सारे दाग धुल जाते हैं। हमारे दाग नहीं धुल जाते, पीछे की 7 पीढ़ियों के दाग धुल जाते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ठीक से पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होना। अगर सरकारी नौकरी लेनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है आपको, तो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं है ना। अपने मरे हुए स्वर्ग नहीं दिखाई देता, अपने मरे हुए ना, तो पढ़ना पड़ेगा निश्चित। अगर तुम कहो कि सर केवल क्वेश्चन वाला सिस्टम, तो कई बार व्यक्ति जो होता है ना, जब पेपर देने जाता है ना और जब उससे क्वेश्चन नहीं लगता है ना, तो अपने आप को ऐसा महसूस करता है। वो कहता है यार ठीक से मैंने टॉपिक पढ़ लिया होता, अगर मैं टॉपिक पढ़ लिया होता तो मैं क्वेश्चन लगा पा रहा होता। और सारे टॉपिक जो होते हैं ना, वो अपने आप में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इंटरकनेक्टेड होते हैं तो कोई क्वेश्चन कहीं से पूछा जा रहा है, हो सकता है उसका रिलेशन जो है ना किसी अदर पार्ट से हो। तो जब तक हम ठीक से टॉपिक पर कमांड नहीं बनाएंगे तब तक बात बनेगी नहीं हमारी। ठीक है, नेक्स्ट आगे की बात करें, मध्य अटलांटिक पेटी। तो कह रहा है इट आल्सो कॉल्ड द मिड ओशियन रिज volcanic belt. This belt meets along the constructive plate edge where a crack of fault is formed due to the
divergence of two plates. The effect of this fault is up to the asthenosphere, from where periodotite and basalt magma rise up. Due to their cooling, new crust keeps on forming. The latest lava is near the ridge, and the further we move away from it, the older the lava becomes. This type of volcanic activity takes place the most along the mid-Atlantic ridge. Iceland is the most important active region of this belt, where the eruption of Loki, Hekla and Helgafell is important. Larger Antilles, South Atlantic Ocean, Azore Islands and St. Helena, North Atlantic Ocean, etc. are other major volcanic regions of this belt. अगर हम इसको ठीक से समझें तो ये कह रहा है इसे मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी मेखला की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है, मतलब इसे जाना जाता है। यह मेखला रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे मिलती है, जहां पर दो प्लेटों के अपसरण, डाइवर्जेंस, एक कन्वर्जेंस होता है और एक डाइवर्जेंस, अपसरण के कारण दरार या भ्रंशन का निर्माण होता है। इस भ्रंशन का प्रभाव एस्थेनोस्फीयर तक होता है, जहां से पेरिडोटाइट तथा बेसाल्ट मैग्मा ऊपर उठते हैं। इनके शीतलन से नवीन क्रस्ट का निर्माण होता रहता है। कटक के पास नवीनतम लावा होता है तथा इससे कटक से जितना दूर हटते जाते हैं लावा उतना ही प्राचीन होता चला जाता है। इस तरह की ज्वालामुखी क्रिया सबसे अधिक मध्य अटलांटिक कटक के सहारे होती है। आइसलैंड इस मेखला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सक्रिय क्षेत्र है, जहां लॉकी, हेक्ला एवं हेल्गाफेल का उद्गार महत्वपूर्ण है। लेजर एंटिलीज दक्षिणी अटलांटिक महासागर, एजोर द्वीप तथा सेंट हेलेना उत्तरी अटलांटिक महासागर आदि इस मेखला के अन्य प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। बस मतलब यहां से बहुत ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी एक रफली अध्ययन तो दिमाग में होना चाहिए ना कि क्या पूरा फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको बहुत डिटेल में समझा दिया है। नेक्स्ट आगे की बात करें, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, इंट्रा प्लेट ज्वालामुखी। तो ये कह रहा है वॉल्केनिक एक्टिविटीज आल्सो टेक प्लेस विद इन कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट्स। द रीजन फॉर दिस इज कंसिडर्ड टू बी माइक्रो प्लेट एक्टिविटीज एंड द कंसेप्ट ऑफ द embryonic zone, because these have not yet been explained by the plate tectonics theory. A major chain of this belt starts from Hawaii Island and goes to Kamchatka in the northwest direction. It is worth remembering that earthquakes occur only on Hawaii Island due to volcanic eruption, and the entire chain is earthquake free. This is why it is called the aseismic ridge. Apart from oceanic plates, volcanoes also occur in the inner parts of continental plates, especially fissure eruption. For example, the Columbia Plateau, Indian Peninsular Plateau, and the Parana Plateau of Brazil and Paraguay etc. were formed as a result of fissure eruption. It is worth noting that the volcanoes of the Rift Valley region of East Africa are also examples of intraplate volcanoes। ठीक है ना, आगे से और मोटे फॉन्ट बनाऊंगा ना बेहतरीन से। आगे कह रहा है महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट के अंदर भी ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, जिसका कारण माइक्रोप्लेट गतिविधियों एवं गर्भ स्थल संकल्पना को माना जाता है, क्योंकि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत द्वारा अभी तक इनका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। लोग लगे हुए हैं, जियोग्राफर्स काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। इस मेखला की एक प्रमुख श्रृंखला हवाई द्वीप से प्रारंभ होकर उत्तर पश्चिम दिशा में कमचटका तक चली गई है। स्मरणीय है कि मात्र हवाई द्वीप पर ही ज्वालामुखी उद्भेदन द्वारा भूकंप आते हैं तथा संपूर्ण श्रृंखला भूकंप रहित है। इसी कारण इसे भूकंप रहित कटक कहते हैं। महासागरीय प्लेटों के अलावा महाद्वीपीय प्लेटों के आंतरिक भागों में भी ज्वालामुखी का विशेषकर दरारी उद्भेदन होता है। उदाहरण के लिए कोलंबिया पठार, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार तथा ब्राजील एवं पराग्वे का पराना पठार आदि का निर्माण दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप हुआ है। ध्यातव्य है कि पूर्वी अफ्रीका के भ्रूवंश घाटी क्षेत्र के ज्वालामुखी भी अंतरा प्लेट ज्वालामुखियों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आगे की बात करें हम,
अदर मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना तो उसके क्या होते हैं, कुछ फॉर्मेशन होते हैं ना, तो वो फॉर्मेशन क्या है, पहला है गीजर एंड हॉट स्प्रिंग। तो गीजर आर हॉट वाटर सोर्सेज फ्रॉम विच हॉट वाटर एंड स्टीम कम आउट रैपिडली आफ्टर ए गैप, समटाइम्स देयर हाइट इज अप टू hundreds of feet. For example, Old Faithful and Excelsior Geyser of Yellowstone National Park of the United States. Although geysers and hot springs are similar, they are not the same. Steam and hot water come out continuously from a hot spring. There is no pause in its action. PS geyser is related to volcanic activity, whereas the cause of hot spring is related to the inner part of the earth. तो ये कह रहा है कि गेसर जो होता है ना, गेसर एवं गर्म जल स्रोत, ये कह रहा है हॉट स्प्रिंग, गेसर गर्म जल स्रोत होते हैं जिनसे अवकाश के बाद गर्म जल तथा वाष्प तीव्रता से निकलता है, मतलब उसमें से गर्म जल निकलता है ना, निकलता है। कभी कभी इनकी ऊंचाई सैकड़ों फीट तक होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क का ओल्ड सीड फेथफुल तथा एक्सेल्सियर गेसर। यद्यपि गेसर तथा गर्म जल स्रोत समान होते हैं परंतु एक से नहीं होते हैं। गर्म जल स्रोत से वाष्प तथा गर्म जल निरंतर निकला करता है, इसकी क्रिया में किसी प्रकार का अवकाश नहीं पाया जाता है। पुनश्च गेसर का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है, जबकि गर्म जल स्रोत का कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंधित होता है। कहने का अर्थ ये कि जो गेसर होता है उसमें से क्या निकलता है, गर्म पानी निकलता है ना, और वाष्प निकलता है। कई जगह पुराने मतलब जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे ना, वो कहते थे कि एक कुएं में नहा लो तो लोगों के चर्म रोग खत्म हो जाते हैं। तो उसका कारण यही था कि नीचे से उसमें कुछ केमिकल आ रहा है, पानी में बेहतरीन कोई केमिकल आ रहा है और उससे अगर आप नहा लो तो फिर आपको कोई भी चर्म रोग नहीं हो। चर्म रोग मतलब स्किन संबंधी जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे की बात करें, अदर मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ वॉल्केनिक, वही बात हो रही है। तो बात कर रहे हैं धुआंरों की ना, दिख रहा है fumaroles, a hole through which gas and vapor escape is known as fumarole, which is directly related to volcanic activity. In fact, fumaroles are considered to be the last signs of volcanic activity. The temperature of vapor emitted by fumaroles is much higher than that of geysers and hot water sources. This temperature of gas and vapor is up to 645 degrees centigrade. All substances emitted from fumaroles contain 98 to 99% vapor. Apart from carbon dioxide, hydrogen chloride, HCl, H2S, nitrogen, oxygen and ammonia, important mineral sulfur is also found in other gases. There are also fumaroles from which sulfur fumes come out in large quantities. They have been compared to Salvatara among the major smoke stocks of the world. Alaska's 10,000 smoke valleys, Pakistan Koh Sultan smoke stock and New Zealand's White Islands smoke stock in the Bay of Plenty are famous. Smoke stocks are also used economically. Sulfur and boric acid are obtained from them. Electricity is produced in Italy and the USA by collecting hot vapors and gases. तो ये कह रहा है कि धुआंरे ऐसा क्षेत्र जिसके सहारे गैस तथा वाष्प निकला करती है, मतलब कोई क्षेत्र है उसके सहारे गैस या वाष्प निकल रही है, धुआंरे की संज्ञा से जाना जाता है, उसे धुआंरा कहा जाता है, जिसका सीधा संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है। वास्तव में धुआंरे ज्वालामुखी की सक्रियता के अंतिम लक्षण माने जाते हैं। मतलब जब कोई धुआंरा निकल के आता है, मतलब कोई धुआं निकल रहा होता है, तो माना जाता है कि ज्वालामुखी सक्रिय हो रहा है ना। तो क्या कह रहा है, गेसर एवं गर्म जल स्रोत की अपेक्षा धुआंरे द्वारा निःसृत वाष्प का तापमान बहुत अधिक होता है। गैस एवं वाष्प का यह तापमान 645 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। सभी धुआंरे से निस्तृत पदार्थों में वाष्प 98 to 99% तक होता है। अन्य गैसों में CO2, HCl, HS, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं अमोनिया के अलावा महत्वपूर्ण खनिज गंधक भी पाई जाती हैं। ऐसे धुआंरे भी जिनसे अधिक मात्रा में गंधक का धुआं सॉरी निकलता है,
इन्हें सोल्फा तारा की उपमा प्रदान की गई है। विश्व के प्रमुख धुआरों में अलास्का की 10 सहस्त्र धूम घाटी, पाकिस्तान के कोह सुल्तान धुआरा तथा न्यूजीलैंड की प्लेंटी की घाटी खाड़ी में व्हाइट टापू का धुआरा आदि प्रसिद्ध हैं। धुआरे का आर्थिक उपयोग भी होता है। इनसे गंधक एवं बोरिक एसिड प्राप्त किया जाता है। गर्म वाष्प तथा गैसों को एकत्रित कर इटली तथा यूएसए में बिजली उत्पन्न की जाती है। क्या बनाया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। आगे की बात कर रहे हैं हम काल्डेरा की। काल्डेरा, ये कह रहा काल्डेरा, इट इज फॉर्म्ड बाय द सिंकिंग ऑफ ए क्रिएटर of explosive eruption of a volcano. Its diameter is much larger than that of a crater and volcanic vent. For example, the caldera named also Japan. A very large caldera is called a super caldera. For example, Lake Toba, Sumatra, and Crater Lake, USA. When a volcanic eruption occurs again inside the caldera, a new cone is formed. The explosive destruction of these cones leads to the formation of a nested caldera. तो ये कह रहा है काल्डेरा की बात करें हम तो ये कह रहा है इसका निर्माण क्रेटर के धसाव अथवा ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्भेदन से होता है। कोई काल्डेरा बनता कैसे है कि जब कोई ज्वालामुखी निकल के आता है, ज्वालामुखी निकलने के बाद क्रेटर बनता है और जो क्रेटर है ना उसका धसाव हो जाता है तो ये कह रहा है काल्डेरा बन जाता है। उद्भेदन से होता है जिसका व्यास क्रेटर तथा ज्वालामुखी छिद्र से बहुत अधिक होता है। जैसे आसो जापान नामक काल्डेरा, अत्यधिक विस्तृत काल्डेरा को सुपर काल्डेरा कहते हैं। जो बड़ा होता है उसे बड़ा सुपर काल्डेरा कहते हैं। जैसे लेक टोबा सुमात्रा तथा क्रेटर लेक यूएसए। जब काल्डेरा के अंदर पुनः ज्वालामुखी उद्गार होता है, जब कोई काल्डेरा है और उसी में एक और ज्वालामुखी उद्गार हो जाए तो नए शंकु की रचना होती है। इन शंकुओं को विस्फोटक विनाश से घोंसलादार काल्डेरा, नेस्टेड काल्डेरा का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की बात करें तो ये कह रहा है मेजर वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जो वॉल्केनो है ना उनकी बात हो रही है। तो फ्यूजियामा जापान में है, मयाना फिलीपींस में है, माउंट एरेबस रॉस आइलैंड अंटार्कटिका में है, माउंट एटना सिसिली इटली में है, माउंट पिली क्या कह रहा है मार्टिनिक आइलैंड पर है, हवाला आइसलैंड में है, विसुवियस गल्फ ऑफ नेपल्स इटली में है, स्ट्राम्बोली लिपारी आइलैंड लाकी आइसलैंड में है, कटमाई अलास्का में है, माउंट रेनियर यूएसए में है। माउंट ताल की बात करें हम तो फिलीपींस में है, माउंट पिनाटुबो की बात करें तो फिलीपींस में, किलिमंजारो की बात करें तो तंजानिया में, माउंट केन्या की बात करें तो केन्या में है, माउंट कैमरून की बात करें तो कैमरून अफ्रीका में है, क्राकाटाओ की बात करें तो इंडोनेशिया में है, सेंट हेलेना की बात करें तो यूएसए में है, पकाया की बात करें तो ग्वाटेमाला में है, सकुरा जिम सुवानो जैसे जिमा की बात करें तो हम जापान में हैं, अरेनल की बात करें तो हम कोस्टा रिका में हैं, एजा फिजाला की बात करें तो आइसलैंड में पड़ता है ये। आगे की बात करें हम माउंट सस्ता की बात करें तो यूएसए में, चिम्बराजो की बात करें तो इक्वेडोर में, ओजोस डेल सालाडो की बात करें तो अर्जेंटीना चिली की सीमा पर है, कोटापेक्सी इक्वेडोर में है, प्रोपो कैटेपेटल की बात करें तो हम मैक्सिको में हैं, पेरिकुटिन की बात करें तो हम मैक्सिको में हैं, मोनालोवा की बात करें तो हवाई द्वीप पर हैं, देवबंद की बात करें तो हम ईरान में हैं, कोह सुल्तान की बात करें तो पाकिस्तान में है, माउंट पोपा की बात करें तो म्यांमार में है, एलब्रुज की बात करें तो हम रसिया में हैं, तिनाकुला की बात करें हम तो सोलोमन आइलैंड में है, क्लूचेव कलेक्टर की बात करें तो रसिया में है, विलारिका की बात करें तो चिली में है, रूहापीह की बात करें तो न्यूजीलैंड में है, परिकन की बात करें तो मैक्सिको में है, असमा की बात करें तो जापान में है, नगारुही की बात करें तो न्यूजीलैंड में पड़ता है, चिलन की बात करें तो चिली में पड़ता है, बार की बात करें तो हम यूएसए में पड़ता है। समझ में आ रही है बात? आगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम से रिलेटेड, उनको देख लीजिए आप फटाफट। स्ट्राम्बोली वॉल्केनो इटली इज कंपेयर टू द हाईलाइट्स ऑफ द मेडिटेरियन सी। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इटली को भूकंप के प्रकाश स्तंभ की उपमा प्रदान की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ध्यान देना है ना। कोटापेक्सी इक्वेडोर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन हाइट 5897 मीटर। कोटापेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 5897 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें हम, देयर इज नॉट ए सिंगल वॉल्केनो इन द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है।
नेक्स्ट आगे की बात करें हम, ओनली वन एक्टिव वॉल्केनो इज फाउंड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, माउंट एरेबस। अंटार्कटिका माउंट एरेबस महाद्वीप में मात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप की अगर हम बात करें तो माउंट एरेबस जो है ना वो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे, द वॉल्केनिक बेल्ट अराउंड द पैसिफिक ओशियन हैज बीन गिवन द नेम ऑफ रिंग ऑफ फायर। एक प्रशांत महासागर की परमेखला को, ज्वालामुखी परमेखला को अग्निवलय की संज्ञा प्रदान की जाती है। आगे बात करें, अमोंग द वॉल्केनोज विद सेंट्रल इरप्शन द पिलियन टाइप वॉल्केनो इन द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, एक्सप्लोसिव एंड टेरिबल। ये कह रहा है केंद्रीय उद्वेधन वाले ज्वालामुखियों में पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी, विस्फोटक एवं भयंकर होते हैं। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इज ओजोस डेल सालाडो 6885 मीटर्स, एंडीज माउंटेन पर चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। ये कह रहा है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सालाडो 6885 मीटर, एंडीज पर्वतमाला, चिली अर्जेंटीना की सीमा पर है। नेक्स्ट आगे की बात करें हम, वॉल्केनोज एमिट द मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर H2O, ज्वालामुखी से सबसे अधिक जलवाष्प H2O गैस निकलती है। द लावा ऑफ द कंस्ट्रक्टिव प्लेट एज आई ओशियनिक डाइवर्जेंस जोन कम्स आउट फ्रॉम बेसाल्ट मैग्मा, दिस इंडिकेट्स द ग्रुप ऑफ मैफिक लावा। एक रचनात्मक प्लेट किनारों अर्थात महासागरीय अपसरण मंडल का लावा बेसाल्ट मैग्मा से निकलता है या मैफिक लावा का समूह का द्योतक है। नेक्स्ट आगे की बात करें, मैफिक लावा हैज प्रीडोमिनेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन एलिमेंट्स। मैफिक लावा में मैग्नीशियम तथा लोह अंश तत्व की प्रधानता होती है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्सटिंक्ट वॉल्केनो इज एंकाकागुआ 6960 मीटर, एंडीज माउंटेन्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ अर्जेंटीना एंड चिली। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी की बात करें हम, मृत डेड वॉल्केनो एंकाकागुआ मतलब शांत ज्वालामुखी की बात हो रही है। एंकाकागुआ 6960 मीटर, एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। ठीक है, आगे की बात करें, द स्टेटस ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्केनो ऑन अर्थ हैज बीन गिवन मोना लोआ, हवाई आइलैंड, यूएसए। पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का दर्जा मोना लोआ, हवाई द्वीप, यूएसए को प्रदान किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। द लार्जेस्ट नॉन वॉल्केनो ऑफ द सोलर सिस्टम इज ओलंपस मॉन्स ऑन मार्स। सौर मंडल का ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स कहां पर है? मंगल ग्रह पर है। कहां पर? मंगल ग्रह पर। येलोस्टोन पार्क इज लोकेटेड इन यूएसए। येलोस्टोन पार्क कहां पर है? यूएसए में। द डिस्ट्रक्टिव वॉल्केनो क्राकाटाओ इज लोकेटेड इन द सुंडा स्ट्रेट सिचुएटेड बिटवीन जावा एंड सुमात्रा। जावा तथा सुमात्रा के मध्य स्थित सुंडा जलडमरू मध्य में क्राकाटाओ विनाशकारी ज्वालामुखी स्थित है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा हो तो ठोको लाइक ना। नेक्स्ट किलाउआ माउंटेन किलाउआ माउंट एटना एंड पिटाडिला फॉर्मस आर द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड रेस्पेक्टिवली। ये कह रहा है क्रमशः किलायू, माउंट एटना एवं पिटनडीला फॉर्नेस संसार के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। आगे की बात करें हम, पिनाटोवो वॉल्केनो इज फाउंड इन द फिलीपींस। तो कह रहा है पिनाटोवो ज्वालामुखी फिलीपींस में पाए जाते हैं। अगर माउंट हेनरी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए लोपोलिथ माउंटेन। हेनरी पर्वत लोपोलिथ माउंटेन का सर्वोत्तम उदाहरण है। किसका? लोपोलिथ माउंटेन का। आगे कह रहा है द सिटी ऑफ पोम्पेली पेम्पर आगे कह रहा है हरकुलियन एंड स्टेबी वेयर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द एरप्शन ऑफ विसुवियस इटली। तो ये कह रहा है विसुवियस ज्वालामुखी के विस्फोट से पोम्पियाई, पाम्पर, हरकुलियस और स्टेबी नगर पूर्णतः क्या हो गए थे? नष्ट हो गए थे। आगे कह रहा है द लावा ब्रॉन आउट ऑफ द एयर ड्यूरिंग। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना, या इनके आने की संभावना बहुत अधिक है। तो ध्यान से बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बढ़िया से एक नोटबुक बनाना, क्योंकि सारे टॉपिक्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूं आपको, ठीक है। तो कह रहा है स्मॉल सॉलिड पीसेस, दीज पीसेस आर कॉल्ड सिंडर्स। ये कह रहा है ज्वालामुखी विस्फोट के
समय बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। उक्त टुकड़ों को क्या बोलते हैं? सिंडर, सिंडर कहा जाता है। आगे की बात करें, द कंसेप्ट ऑफ द हॉट स्पॉट वाज प्रपोज्ड बाय जेसन मॉर्गन एंड टूजो विल्सन, यूएसए। गर्म स्थल जो है ना, हॉट स्पॉट की जो बात हो रही है, गर्म स्थल संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ हॉट स्पॉट के प्रतिपादक जेसन मॉर्गन एवं कौन थे? टूजो विल्सन, यूएसए के थे ये ना, इन्होंने इसको प्रतिपादित किया था। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोस्ट सेपली एंड लार्ज वॉल्केनिक माउंटेन्स फ्रॉम कंपोजिट कौन टाइप कौन सीख रहा है? विश्व के अधिकांश उच्चतम अत्यधिक सुडोल तथा बड़े बड़े ज्वालामुखी पर्वत कंपोजिट शंकु प्रकार के शंकु का निर्माण करते हैं। आगे की बात, रेन वाटर कलेक्ट्स इन द वॉल्केनिक क्रेटर टू फॉर्म ए क्रेटर लेक। थ्री मेजर एग्जांपल्स ऑफ सच लेक्स आर लोनार महाराष्ट्र, टिटिकाका साउथ अमेरिका एंड विक्टोरिया अफ्रीका। ये कह रहा है ज्वालामुखी क्रेटर में वर्षा जल एकत्रित होने से, जब कोई ज्वालामुखी निकलता है तो क्रेटर बनता है, क्रेटर में मतलब जो क्रेटर है उसमें ज्वालामुखी न निकले, फिर मतलब शांत हो जाए वो और उसमें जल भर जाए, किसका? वर्षा का या किसी और का। तो ये कह रहा है ज्वालामुखी क्रेटर में वर्षा जल एकत्रित होने से क्रेटर झील का निर्माण होता है। ऐसी झीलों के तीन प्रमुख उदाहरण की बात करें तो लोनार झील महाराष्ट्र, टिटिका दक्षिण अमेरिका और विक्टोरिया कहां पड़ती है? अफ्रीका में, ठीक है ना। ज्वालामुखी के दरारी उद्गार के फलस्वरूप लावा के धरातली प्रवाह के लगातार जमाव से लावा पठार तथा लावा मैदान का निर्माण होता है। दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका में केवल ओजोर्स के अलावा महाद्वीपों में गेसर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि लावा प्लाटोज एंड लावा प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द कंटिन्यूअस डिपोजिशन ऑफ लावा फ्लोज एज ए रिजल्ट ऑफ फिजर इरप्शन ऑफ ए वोल्केनो। गीजर्स आर नॉट फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ साउथ अमेरिका। जो गीजर है ना वो साउथ अमेरिका में नहीं मिलते हैं हमें, एंड अफ्रीका में भी नहीं मिलते, एक्सेप्ट इन द अजोर्स, केवल अजोर्स को छोड़ करके, ठीक है ना। तो आई होप, आशा करता हूं कि आपको टॉपिक बड़ा मस्त लगा होगा, आनंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्लीज आप अपना बहुत ख्याल रखिए। ऐसे ही विषय वीडियो के साथ, ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।